तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वैल्यूएशन। वैल्यूएशन देख के आप लोग समझ ही रहे हो कि इसका मतलब है, आम जो बोलचाल की भाषा हम लोग बोलते हैं, इसका क्या वैल्यू है। तो उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि कोई भी स्ट्रक्चर जब आप बनाते हो तो उसका एस्टीमेट भी आप ही बनाते हो। तो आपको पता होता है कि कॉस्ट इसका क्या है। तो जब धीरे धीरे समय बीतते जाता है तो स्वाभाविक है कि स्ट्रक्चर का भी लाइफ धीरे धीरे समाप्त होते जाता है। तो हर पीरियड में उसकी एक वैल्यू होती है कि किसी भी स्ट्रक्चर के बनने के 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल और आगे जो भी है उसकी क्या वैल्यू होती है। तो हम लोग डिफिनेशन वैल्यूएशन का है कि वैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एसेट। चूंकि प्रेजेंट वैल्यू आपको यहां पर देना लिखना जरूरी है, क्योंकि किसी भी स्ट्रक्चर का वैल्यूएशन डिफरेंट टाइम में डिफरेंट होता है। तो आपका उस समय की जो उसकी कॉस्ट है जो आएगी उसी वैल्यू को हम लोग वैल्यूएशन कहें कि इसका वैल्यू इतना होगा। उसी को हम लोग वैल्यूएशन कहते हैं कि जिस कॉस्ट को आप निकाल रहे हैं कि इसकी कीमत इतनी होगी, तो वही वैल्यूएशन है। इट इज द टेक्निक ऑफ एस्टिमेटिंग और डिटरमाइनिंग द फेयर प्राइस और वैल्यू ऑफ property such as a building, a factory and other engineering structure। है ना, कि एक टेक्निक है कि आपको एस्टिमेट करना हो किसी क्या वैल्यू हो सकती है और आपको उसका प्राइस निकालना है, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी जरूरत पड़ती है। बहुत सी चीजों में वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। तो एक इंजीनियर को काम है कि वो इसका एस्टिमेशन करे कि हाँ इतने का था, हो सकता है, इसमें कितने बिक्स हो सकते हैं, कितने क्षण हो सकते हैं, उस समय कितना लगा था, अब इसका क्या होगा। तो जो प्रेजेंट टाइम में जो वैल्यू होगा वही उसका माना जाएगा कि ये इसका वैल्यू इतना है। The value of the property depends on its structure, life, maintenance and location, etc. The value also depend on supply or demand of property। अब क्या होता है कि वैल्यूएशन किस किस चीज पे डिपेंड करता है, ये सोचिए कि स्वाभाविक है कि किसी भी स्ट्रक्चर का जो है किस तरह का बना हुआ है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, अच्छा स्ट्रक्चर है, खराब स्ट्रक्चर है, वो मजबूत है कि नहीं है, कि ऐसे ही खड़ा कर दिया गया है। तो देखा जाता है कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे आप लोग बताएंगे दो तरह की बिल्डिंग्स जो बनाते हैं आप, तो एक आप बनाते हैं कि वॉल बियरिंग स्ट्रक्चर और एक आप क्या बनाते हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर। सेम टाइप। कुछ बोलना चाहते हो? नहीं तो सर, दो फ्रेम तरह टाइप का स्ट्रक्चर हुआ कि एक फ्रेम स्ट्रक्चर है, अच्छा, एक वॉल बियरिंग स्ट्रक्चर है, फ्रेम स्ट्रक्चर है। तो उस स्ट्रक्चर को देखेंगे, इसकी लाइफ क्या होगी, आकलन करेंगे, इसका स्ट्रक्चर मजबूत है कि नहीं, उसका भी आकलन हम करेंगे। उस पर भी वैल्यू डिपेंड करेगा उसका। अगर उसका लाइफ कम है तो उसकी वैल्यू कम होगी। मेंटेनेंस है एंड लोकेशन। अब वो जो बिल्डिंग है उसकी मेंटेनेंस सही रूप से की गई है कि नहीं। अगर मेंटेनेंस नहीं की गई है तो हो सकता है उसको धीरे धीरे आ रही है। आवाज नहीं जा रही है सभी को? नहीं सर, आप और तेज बोले। हम लोग आ रही है। आ रहा है सर आवाज। आ रहा है सर। हाँ, थोड़ा सा नेट देखो, कुछ दिक्कत होगा, इधर उधर हो जाओ। तो क्या होता है कि अगर आपका बिल्डिंग मेंटेन्ड है, 10 साल के बाद भी आपका बिल्डिंग मेंटेन्ड है, उसकी कीमत ज्यादा होगी।
अगर अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं किया हुआ है कि आपको उस बिल्डिंग को लेने के बाद मेंटेन करना पड़ेगा, तो स्वाभाविक है कि उसकी वैल्यू कम होगी। एंड लोकेशन, है ना, लोकेशन भी बहुत महत्व रखता है। कि जैसे मान लीजिए कि आपका एक 2 BHK बाईपास में बना हुआ है, एक किंदुई में बना हुआ है, एक मार्केट में बना हुआ है, तीनों का कॉस्ट सेम है कि तीनों में जो पैसे लगे हैं बराबर लगे हैं, लेकिन जो मार्केट का लोकेशन है स्वाभाविक है कि उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, उससे कम आपकी बाईपास की होगी, उस सबसे कम जो है वो किंदुई वाले मकान की होगी, जबकि कॉस्ट तीनों का सेम है लेकिन वैल्यू तीनों का अंतर पड़ जाएगा। समझ रहे हो ना बात को, कि तीनों का वैल्यू अंतर पड़ जाएगा। एक मार्केट वाले जो है चूंकि हाँ उसका एक तो लैंड का भी कॉस्ट बढ़ा, लैंड जो है उसका भी कॉस्ट बढ़ा, प्लस जो उसका लोकेशन है कि वहां इजी पब्लिक लोग पहुंच सकते हैं, कभी भी आप स्टेशन के नजदीक हो, आपको कभी भी बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके सराउंडिंग में ही सारे बाजार हैं, तो इस तरह से उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। The value also depend on supply और डिमांड ऑफ प्रॉपर्टी। अब है कि किसी भी चीज का वैल्यू सप्लाई पर भी बढ़ता है और डिमांड पर भी। जैसे मान लो कि आपका कोई भी चीज प्रोडक्शन हुआ, अगर उसकी डिमांड ज्यादा है कि ज्यादा लोग मांग रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि उसके प्राइस को हाइक कर सकते हो। स्वाभाविक है कि उसका डिमांड बहुत ज्यादा है तो प्राइस को आप बढ़ा सकते हो उसका, कि हाँ हम इतना नहीं इतना लेंगे, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। अगर उसकी डिमांड कम है तो हो सकता है आपको प्राइस को घटाना पड़े कि कम से कम मेरा सेल हो जाए। तो सप्लाई और डिमांड पर भी प्रॉपर्टी का वैल्यू डिपेंड करता है। नेसेसिटी ऑफ वैल्यूएशन, वैल्यूएशन की आवश्यकता क्या है। वैल्यूएशन इज नेसेसरी अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। क्यों जरूरत इसकी पड़ी। क्वेश्चन अगर पूछे कि व्हाट आर द नेसेसिटी ऑफ वैल्यूएशन, तो उसी का ये आंसर होगा। बाइंग और सेलिंग प्रॉपर्टी, है ना, कि जब कोई प्रॉपर्टी को आप खरीदते हो या बेचते हो तो स्वाभाविक है कि उसका वैल्यूएशन होना चाहिए, तभी ना खरीद पाओगे। आपको कितना उसको पे करना है तो उसका वैल्यूएशन निकालना होगा। तो आपको बाइंग और सेलिंग प्रॉपर्टी के लिए वैल्यूएशन की आवश्यकता पड़ेगी। व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू बाय और सेल ए प्रॉपर्टी, इट्स वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है। सेकंड, टैक्सेशन। आप लोग सभी को जानते होंगे कि जो नगर निगम के अंदर जितने भी बिल्डिंग्स वगैरह आते हैं सब पे म्युनिसिपल टैक्स लगता है, और अगर ब्लॉक में प्रॉपर्टी टैक्स भी लगता है। शहरी जो होते हैं वो तो म्युनिसिपल टैक्स भी देते हैं, लेकिन और म्युनिसिपल टैक्स के अलावा ब्लॉक में भी प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, लेकिन जो रूरल एरिया में है वो प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं। तो वो उसके वैल्यूएशन पर डिपेंड करता है कि आपका जो है कि कितने का ये है, आपका कितना स्क्वायर मीटर में है, कितना हाइट आपका है, इतने का प्रॉपर्टी है, उसके अनुसार आपका वैल्यू इतना है तो आपको इतना पैसा लगेगा। तो आपको टैक्सेशन के लिए भी किसी भी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन होना जरूरी है। रेंट फिक्सेशन, है ना। In order to determine the rent of a property, that is building, land, etc., valuation is necessary. Rent is usually fixed 6% to 10% of valuation. है ना, कि अगर आप किसी बिल्डिंग को रेंट पे देना चाहते हैं, कोई आप जमीन को रेंट पर या लीज पर कुछ पर भी देना चाहते हैं, तो उस स्थिति में भी आपको उसका वैल्यूएशन जरूरी है। क्योंकि अगर आप किसी बिल्डिंग को बनाने में 50 लाख रुपए लगाए हो तो तुम्हें ये तो जरूर देखना होगा, अगर हम 50 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किया है तो ये 50 लाख अगर मेरा
बैंक में रहा होता तो हमें कितना इंटरेस्ट मिलता है, अगर मैंने बिल्डिंग बनाई है तो मेरे को कितना इससे फायदा होगा। तो इस तरह से है कि उसका वैल्यूएशन जब तक आप नहीं जानोगे, क्योंकि वैल्यूएशन का ही 6% to 10% एनुअली रेंट फिक्स किया जाता है। एक जनरल आइडिया है कि 6% से 10% तक एनुअली। जैसे मान लीजिए कि आप 10 लाख लगाए हैं किसी भी स्ट्रक्चर में, तो आपको 60,000 रुपया का ईयरली प्रॉफिट होना चाहिए। मतलब कि 5,000 रुपये का महीना उसका रेंट हम लगाएंगे, तब हमें उसका कुछ प्रॉफिट मिलेगा। तो इसलिए भी रेंट लगाने के लिए भी आपको जो है किसी भी स्ट्रक्चर का वैल्यूएशन होना चाहिए। कोई अगर आप प्रॉपर्टी, आपकी लैंड है, आप उसमें उपज कर रहे हो, आप देख रहे हो कि इससे हम क्या लेते हैं, हमको ईयरली क्या बेनिफिट है। तो अब है कि अब आपको ये देखो कि ईयरली क्या बेनिफिट उससे है और उसकी कॉस्ट क्या है। अगर हमको ईयरली उस, मान लो कि जमीन की कीमत हमारी अगर 50 लाख रुपए है और ईयरली बेनिफिट हमको 10,000 रुपये मात्र उससे हो रही है, तो वो 50 लाख को अगर उसको हम सेल कर देते हैं और वो हम डिपॉजिट डालते हैं तो उससे ज्यादा हमको अर्न होना लगेगा। तो हमको जमीन का अगर वैल्यूएशन पता रहेगा तो हम जानते हैं कि अगर हमको सामने वाला 6,000 रुपया मात्र दे रहा है इस जमीन से हमें, तो क्यों हम इस जमीन को रखें, उससे अच्छा इसको सेल करके हम दूसरा जमीन ले लेंगे और दूसरा बैंक में जमा कर देंगे पैसा, या फिर दूसरे हम ले लेंगे। तो उस स्थिति में आपको देखनी है कि आपका जो प्रॉपर्टी है उसका वैल्यूएशन क्या है और आपको उससे रेंट क्या मिल रहा है। तो ये दोनों का एक सामंजस्य है। तो रेंट फिक्सेशन में भी आपको वैल्यूएशन का महत्व होता है। मॉर्गेज और सिक्योरिटी ऑफ लोन, है ना, कि जैसे अगर आप लोन लेने जाते हो तो बहुत सुने होगा तुम लोग कि नहीं, प्रॉपर्टी पे लोन मिल जाती है, बैंक वाले लोन देते हैं। तो बैंक वाले, ऐसा तो नहीं है कि आपकी बंजर जमीन अगर 5 लाख रुपए की है तो 50 लाख तो आपको लोन नहीं देंगे। उस परिस्थिति में वो भी देखेंगे कि आपकी जो है प्रॉपर्टी कितने की है, तब उस अनुसार वो लोन आपको देंगे। तो उस परिस्थिति में भी आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन बहुत जरूरी है और उसी के अनुसार आपको जो है सो बैंक लोन देगी। कंपल्सरी एक्विजिशन, व्हेन ए प्रॉपर्टी इज acquired by a state, central government, compensation is paid to the owner. To determine the amount of compensation, valuation of property is necessary. अभी कहां से सब आता, इतना लेट क्यों आ रहा है? अब क्या होता है कि जब कभी नेशनल हाईवे बन रहा है, रेलवे लाइन बन रही है, उस समय क्या होता है कि कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट आपका जमीन एक्वायर करना चाहती है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का ही कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो उसको जरूरत है कि आपके लैंड को हम एक्वायर करें। तो उस परिस्थिति में अगर उसका वैल्यूएशन पता नहीं होगा, तब तक जो है कि जो कॉम्पनसेशन स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, कैसे देगी, इसलिए उसका वैल्यूएशन होना चाहिए। ऐसे तो बिहार सरकार का जितने भी जमीन बिहार सरकार के अंडर में है या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, तो ब्लॉक बाय ब्लॉक, एरिया बाय एरिया सबका एक वैल्यूएशन फिक्स किया हुआ है। भले ही आप उसको अपने जरूरत के हिसाब से उसका दाम कम अधिक करते हो, लेकिन एक गवर्नमेंट का रेट फिक्स होता है कि इस ब्लॉक में, इस एरिया में इसका इतना वैल्यूएशन अभी के रेट में चल रहा है। तो उस परिस्थिति में गवर्नमेंट क्या करती है
कि अगर आप स्वेच्छा से उसको जमीन दे देते हो तो जो उसका वैल्यूएशन है उसका 3 टाइम्स प्लस 30% देती है। कि अगर आपका जमीन 1 लाख रुपए कट्ठा है ना, तो आपको वो 3 लाख प्लस 3 लाख का 30%। चूंकि गवर्नमेंट वैसे रूल्स बना ली है कि नहीं, इससे जो है कि बहुत लोग देने में आनाकानी नहीं करेंगे, हमको इजी ढंग से जमीन मिल जाएगा। अगर आप स्वेच्छा से नहीं देते हो कि नहीं हम नहीं चाहते हैं देना, तो चूंकि उसको तो एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, जमीन तो उसको चाहिए। तो अगर वैसी स्थिति में वो भी जमीन एक्वायर तो करेगी ही, और आपको वो जो 30% है वो ना दे करके, अगर कोई भी दिक्कत उसे महसूस होने लगी कि आप जमीन के ट्रांसफर करने में दिक्कत कर रहे हो, तो वो सिर्फ 3 टाइम्स ही देगी आपको, उस समय के वैल्यूएशन का सिर्फ 3 टाइम्स ही देगी। इंश्योरेंस, हाँ बोलो। जैसे मान लीजिए कि 1 लाख रुपया कट्ठा जमीन है, तो गवर्नमेंट जो है 3 गुना देगी, तो 3 लाख रुपया हो गया। हाँ हेलो, और फिर से 30% और, तो हाँ 3 हाँ लाख बोल। में 30% और 30,000, तो टोटल 3,30,000 रुपया हो गया ना। मतलब 1 कट्ठा जमीन गवर्नमेंट को लेने में। तो हाँ हाँ, माने आपका और 1 लाख का वो मात्र जमीन है, और वहाँ का सर लोकल जो और लोग उसको हैं, आपको 3। वहाँ के सर लोकल लोग जो है उस हाँ जमीन बोलो। को 10 लाख रुपया कट्ठा ले रहे हो, तो बोलेगा आदमी कि हम गवर्नमेंट को ना देकर वहाँ लोकल पर्सन को बेचेंगे, तो फिर तो दिक्कत है ना। देखो, आखिर तुम लोग, अब तुमको ऐसे लग रहा है कि तो वो जमीन 10 लाख रुपए कट्ठा बिक रहा है, जबकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू वो 1 लाख रुपए कट्ठा का बना हुआ है उस पर, है ना। मान के चलो कि गवर्नमेंट का जो फिक्सेशन है, उधर का वैल्यूएशन जो है वो 1 लाख रुपए कट्ठा है। तो मैंने बताया ना कि जरूरत के हिसाब से उसका दाम बढ़ते रहा। जैसा तुम्हारी जरूरत है कि वहां पर कॉलोनी बस रहा है, चलो भाई हम भी ले रहे, तुम्हारा हो सकता है 10 लाख रुपया भी उस 1 कट्ठे जमीन का कोई देने के लिए तैयार है ना। तुम अगर जमीन के ऑनर हो और तुमको पता चल गया कि कोई प्रोजेक्ट इधर से क्रॉस करने वाला है ना, और सरकार के नजर में उसकी कीमत लाख रुपए कट्ठा है, और तुम्हें पता चल गया कि एक प्रोजेक्ट इधर से जाने वाला है, तो तुम स्वाभाविक है कि तुमको ये सोच लेना होगा कि इस जमीन को हमको 3,30,000 रुपया मात्र मिलेगा। लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी परचेज कर रहा है ना, मकान बनाने के लिए, तो 10 लाख रुपये दे रहा है, तो अगर जो चालाक आदमी होगा उसको 10 या 9 लाख में बेच के निकल जाएगा, बशर्ते ही खरीदने वाले आदमी को ये पता नहीं हो कि इधर से कोई प्रोजेक्ट बनने वाला है। अगर वो 9 लाख रुपए खरीद भी लेगा, है ना, तो उस परिस्थिति में भी उसको भी मात्र 3,30,000 रुपया ही मिलेगा, न कि उसको 9 लाख मिल जाएगा। क्योंकि सर, तो आपका जो कहने का जमीन मतलब सरकार थर्ड पार्टी को देगा सर। अगर उसको जमीन तुमने दे दिया, अगर तुम जमीन के मालिक हो तो तुम 3,30,000 लोगे। अगर तुमने उस जमीन को दूसरा आदमी के जरूरत के हिसाब से उसको तुमने 9 लाख में बेच दिया, अब तो तुम्हारे हाथ में जमीन रही नहीं, ट्रांसफर हो गई जमीन उसके नाम से, और कोई प्रोजेक्ट निकल रहा था। तो जब प्रोजेक्ट निकल रहा था, तो जब है कि उस समय की जब जो है जो 9 लाख में जो जमीन खरीदा है, वो दस्तावेज पेश करेगा, जो भी उसके जो डिपार्टमेंटल लोग होंगे उनके सामने वो दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, तो उसको 9 लाख नहीं मिलकर के मात्र 3,30,000 रुपए मिलेंगे। बात को समझा तुम लोग कि नहीं? ये सब समझ गया, वो मतलब लॉस में जाएगा। लॉस में जाएगा, हाँ, वो लॉस में जाएगा। ये नहीं कि मार्केट तो मार्केट रेट हो गया, उसका वैल्यूएशन क्या है, मार्केट रेट भी होता है। अब वहां पर उसको जरूरत है, तो तुमसे उसने 9 लाख में खरीद लिया, लेकिन कल होकर के किसी सरकार का एक प्रोजेक्ट है जो उधर से क्रॉस कर रहा है, तो वो तो हर हाल में उस जमीन को लेगा ना। लेकिन तुम ठीक है, तुम अपने जरूरत के अनुसार उस 1 लाख की जमीन को 9 लाख में खरीद लिए, सरकार इस चीज को मानेगी नहीं ना। नहीं सरकार मानेगी इस चीज को नहीं मानेगी कि आप 9 लाख क्यों, 1 लाख
लाख इसका जब वैल्यूएशन है तो आप 9 लाख रुपया क्यों दिए? समझे? आप उसका से कम लेके चल सकते हैं, ज्यादा में नहीं आप कर सकते हैं। जब कागज उसका बनता है कोर्ट में तो लोग कम लिखाता है, क्योंकि उस पर आवाज नहीं आ रही है सर। हाँ, एक मिनट चला गया। और आया किसको ज्वाइन करना था, किसी को? सर तब इसमें तो सर जो जमीन बेचवाता है सर इसलिए वो, स्थितियां होती है। सर इसमें जो जमीन सर बेचवाता है वो भी बहुत कमीशन लेता है सर, जिसको दिवाता है उससे भी कुछ लेता है सर। बहुत तो बहुत बहुत तो इसमें तो सर बहुत 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 वैल्यू हो जाएगा, रियल वैल्यू मतलब चेंज कर जाएगा सर। जो कोर्ट में सर लिखवाते हैं वो तो हम लोग बहुत कम करवाते हैं ताकि टैक्स वगैरह कम लगे, ये सब। कम जजमेंट का पेपर बनवाते लगे, हैं तब सर। हाँ, है ना? हाँ ये सर। पेपर बनवाता है। देखो, जब जमीन कोई बेचता है तो लैंड ब्रोकर जो होता है ना, वो 9 लाख रुपए में अगर आपको दे रहा है, तो जिसका जमीन है वो हो सकता है कि 3 लाख रुपए में उसने उससे सेटलमेंट करवाया हो। ऐसे ऐसे ब्रोकर हैं जो 3 टाइम्स मोर पैसा कमा रहे हैं। तो जो लैंड ब्रोकरी कर रहा है, बहुत आदमी को मैंने देखा है कि बहुत ही कम समय में काफी जो है कि संपत्ति बना ली है, बहुत कम समय में, क्योंकि इतना अधिक उसको बेनिफिट है ना, कीमत को। कभी पहले तो होता था पावर ऑफ अटर्नी ले लेता था कि आपका जमीन है ना, आप 2 बीघा जमीन हमारे नाम से पावर ऑफ अटर्नी बना दीजिए, आपको ऐसे कट्ठा के हिसाब से हम दे देते हैं, और जैसे जैसे हम सेल करते जाएंगे आपको वैसे वैसे पैसा देते जाएंगे। फिर गवर्नमेंट कुछ उसमें ये किया है, चेंजिंग की लाया कि नहीं, इसे तो बीच में ब्रोकर जो है बहुत पैसा कमा रहा है। लाख है लेकिन मिलेगा तुमको 25 लाख, 20 लाख, 30 लाख मिलेगा, ऐसी भी स्थितियां हैं। और कहीं कहीं उसकी कीमत ज्यादा है लेकिन मिलेगा तुमको कम में, ऐसी भी स्थितियां हैं। तो इसलिए वैल्यूएशन जरूरी है आपका कॉम्पनसेशन के लिए, कि कोई भी पैसा अगर गवर्नमेंट से आपको लेना है तो वैल्यूएशन जरूरी है। इंश्योरेंस, फॉर फिक्सेशन ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एनी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड, है ना? कि कोई आप स्ट्रक्चर बनाते हो, आप चाहते हो कि इसको हम इंश्योर्ड करवा दें, तो स्वाभाविक है कि उसका वैल्यूएशन होना चाहिए। उसी के अनुसार आपको उसकी बीमा हो जाएगी। आप उसका किस डालते रहोगे कि हमको इतना 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 हर महीने जमा करना है, तो वो इंश्योर्ड रहेगा, तो उसका वैल्यूएशन होना जरूरी है। गिफ्ट टैक्स, है ना? कि when property is gifted, the valuation of the property is necessary to assess the gift tax। कि जैसे कोई प्रॉपर्टी आप गिफ्ट दे रहे हैं तो उस स्थिति में सरकार गिफ्ट टैक्स कुछ बनाए हुई है, बहुत नॉमिनल। तो उस स्थिति में प्रॉपर्टी का जो है आपका वैल्यूएशन होना स्वाभाविक है कि मैं इतने का प्रॉपर्टी इनको गिफ्ट में दे रहा हूं, तो जो सरकार की गिफ्ट टैक्स होती है वो पैसा लेकर के उसको दिया जाता है। तो उस स्थिति में भी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन होना जरूरी है। असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स, फॉर ए न्यूली बिल्ड प्रॉपर्टी द इनकम टैक्स अथॉरिटी यूज्ड टू डिटरमाइन द टोटल एक्सपेंडिचर incurred to construct the property or completion of the income tax return by owner. For this, valuation is necessary for property, है ना? कि जैसे आपका होता है ना कि इनकम टैक्स सबको, जो भी एम्प्लॉय होते हैं जिनका इनकम 2.5 लाख से ऊपर है, उनको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। तो आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आप कितना इनकम टैक्स दे रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन चाहिए। एक तो कि नौकरी करने वाले का है कि ठीक है आपको 5 लाख रुपया मिल रहा है तो आप उस अनुसार से इनकम टैक्स आप दे रहे हैं, आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन आपको ये शो करना पड़ता है कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आप इनकम आप कैसे कैसे उसको कंस्ट्रक्शन किए, कहाँ से पैसा लिए, कहाँ से बनाए। ये बातें जनरली तब उठती है जब इनकम टैक्स वगैरह का छापा पड़ता है। तो उस समय ये बताया जाता है कि फलाने जो इंजीनियर थे उनका 10 करोड़ का मकान वहां, 20 करोड़ की संपत्ति वहां,
तो सारी चीज वैल्यूएशन की आवश्यकता पड़ती है। तो और इन्होंने इनकम टैक्स इतना भरा है, तो असेसमेंट करते समय जब इनकम टैक्स का असेसमेंट करते हैं हम लोग, तो उसमें सारे चीज दर्शाते हैं कि मेरा ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी से इतना रेंट आ रहा है, इस प्रॉपर्टी से इतना रेंट आ रहा है। माने जो इनकम टैक्स का जो एडवोकेट होता है वो सारी चीज को दर्शाता है उसमें, जो असेसमेंट बनाता है कि इनका एक्सपेंडिचर और इनकम ये है, तो इनको बाकी ये बचा तो इतना इनको टैक्स देना पड़ेगा। तो उस हिसाब से भी आपको किसी भी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कराना आवश्यक है। उसके बाद पार्टीशन माने बंटवारा, है ना, कि जब दो शेयर होल्डर माने दो भाइयों के बीच में या बहन भाई के बीच में, किसी के बीच में अगर दो शेयर होल्डर या 3 शेयर होल्डर जितने लोग हों, तो उन लोगों के बीच में बंटवारा के लिए भी जो है आपको प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन जरूरी है। कि अगर एक बना हुआ है कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है और एक सिर्फ लैंड है या फुल्ली कंस्ट्रक्टेड नहीं है, पार्टली कंस्ट्रक्टेड है, तो उस स्थिति में दोनों का वैल्यूएशन लगा करके बंटवारा किया जाता है। तो जब पार्टीशन भी की जाती है तो उस समय भी वैल्यूएशन की आवश्यकता पड़ेगी। इन केस ऑफ पार्टीशन, वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी है टू डिटरमाइंड टू डिवाइड द प्रॉपर्टी बिटवीन शेयर होल्डर। तो ये हो गया आपके नेसेसिटी ऑफ वैल्यूएशन। वैल्यूएशन की आवश्यकता क्यों है, तो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन वैल्यूएशन रहे या व्हाट आर द नेसेसिटी ऑफ वैल्यूएशन रहे, तो उसमें आप लिख सकते हैं इसको। इसके बाद आइए डिफिनीशन। सर मोर्टगेज जो सर बताएं कि गिरवी सर सिक्योरिटी लोन के लिए सर देते हैं, मॉर्गेज हाँ हाँ मॉर्गेज सर। हाँ तो सर ये मतलब रियल वैल्यू पे देते हैं सर या कुछ कम करके देते हैं, मतलब बिल्डिंग का जो रियल वैल्यू है सर उतना पे हो जाएगा सर? नहीं सॉरी, ये जो मॉर्गेज वैल्यू है, तो आप क्या करते हैं मॉर्गेज वैल्यू में कि आपको लोन लेना है ना। मॉर्गेज वैल्यू देखो, मॉर्गेज वैल्यू क्या, जैसे ये आप देखो है ना, ये आपको क्या लिखा हुआ कि व्हेन लोन्स आर टेकन, तो अगर आप जितना ज्यादा वैल्यू बना के उसका दोगे तो बैंक को लगेगा कि नहीं, वैल्यूअर से लोग ज्यादा उसका कीमत बनवाता है कि हमको ज्यादा से ज्यादा लोन मिल जाए। जो मॉर्गेज वैल्यू होता है ना, कि आपको कम करके देना ज्यादा हितकर नहीं है। अगर आप ज्यादा करके देते हैं, क्योंकि आपको मकान नहीं ले रहा है, वो सिर्फ उसका पेपर रखेगा और उसका वैल्यूएशन कि हाँ इनके मकान का वैल्यूएशन अगर 10 लाख है ना, तो हम अगर इनको 5 लाख रुपया देते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। कल हो के अगर आप लोन पे नहीं करते हो बैंक को, तो वही नहीं करेगा कि आपके मकान की नीलामी करेगा। वो समझ रहा है कि 10 लाख का मकान अगर ये है, मैंने इनको 5 लाख दिया है, तो आप अगर वैल्यूअर से मिल करके 5 लाख के मकान को 10 लाख बनवा लेते हैं, है ना, क्योंकि उसका भी सरकारी वैल्यूअर होता है। तो ये सब चीजों में बहुत सारी विषमताएं हैं कि लोग क्या करते हैं कि वैल्यूअर से मिल करके जो संपत्ति की कीमत होनी चाहिए 6 लाख, उस संपत्ति की कीमत 8 लाख लिखवाते हैं और बैंक से 75% उसका लोन ले लिए। ऐसी भी स्थितियां आती है। तो मॉर्गेज जो होता है और सिक्योरिटी ऑफ लोन, वो हमेशा लोग जो है अपने प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन ज्यादा लिखाता है। बात को समझे? हाँ समझ गए सर कि ज्यादा लिखवाएगा तो ज्यादा लोन मिलेगा सर। ज्यादा लोन मिलेगा, कम लिखवाएंगे तो हमको तो कम लोन मिलेगा ना। अगर हमको हमारे मन में थोड़ी सी अगर गलत भावना है तो हम ज्यादा लिखवा कर अगर पैसा हम पे नहीं करेंगे तो मेरा मकान नीलाम होगा, यही ना होगा। हाँ। होगा तो होगा, लेकिन मैं तो पैसा ले लिया उसके अगेंस्ट में। सर हाँ बोलो। टैक्स एक बार फिर से बता दें। किसको? गिफ्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स क्या होता है ना, कि जैसे मान लो कि रिलेशन है, तो रिलेशन में क्या होता है कि किसी को कोई गिफ्ट दे दिए, चाहे बहन को कोई गिफ्ट दे दिया या चचेरे भाई को गिफ्ट दे दिया, तो कोई प्रॉपर्टी जो है सो वो गिफ्ट देता है, वो उसको रजिस्ट्री नहीं करता है ना, वो उसको गिफ्ट मान, लेकिन होना चाहिए वो रिलेशन के अंदर में ही कि ये मेरा फेलियर है, इसको मैंने ये गिफ्ट दिया।
तो उस समय जो गिफ्ट टैक्स होता है, सरकार का बहुत सा नीतियां हैं, बहुत से टैक्सेज हैं। तो उस स्थिति में जो है कि अगर मान लो कि 50 लाख रुपए का आपने उसको गिफ्ट दिया है, तो 50 लाख रुपए का गिफ्ट टैक्स कितना होगा, तो आप जब तक उस प्रॉपर्टी की कीमत नहीं निकालोगे कि इस प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख है, तब तक आप उसको गिफ्ट टैक्स कैसे ये करोगे। अब कितना परसेंट गिफ्ट टैक्स है ये थोड़ा हमें पता नहीं है ना, लेकिन अगर 50 लाख वैल्यू की वो प्रॉपर्टी है तो उसका कितना परसेंट गिफ्ट टैक्स होगा, तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको टोटल वैल्यूएशन उसका चाहिए। समझ पाइए। सर तो जमीन किसके नाम पे रहता होगा, जिसको गिफ्ट दिए उसके नाम पे? नहीं, जैसे मान लो मेरी जमीन है, मैं अपनी बेटी को गिफ्ट देना चाहता हूं, ठीक है, जमीन तो मेरे नाम पे है, लेकिन मैं अपनी बेटी को ये गिफ्ट देना चाहता हूं, तो उस परिस्थिति में उस तरह के कागजात बनते हैं, और चूंकि वो मेरा रिलेशन है, हाँ दूसरे को आप वैसा गिफ्ट टैक्स नहीं दे सकते हैं, वो मेरा रिलेशन है। हाँ दूसरे को कब देंगे, कि जैसे अगर कोई गवर्नमेंट को गिफ्ट टैक्स दे रही है, गवर्नमेंट को गिफ्ट दे रहा है, तो उस स्थिति में जो है, तो जब गवर्नमेंट का कोई अपना लैंड देता है, गिफ्ट देता है, तो घर से तो पैसा नहीं देगा, वो तो ऑलरेडी गिफ्ट दे रहा है। लेकिन जब पर्सनली हम लोग इंडिविजुअल ये करते हैं, तो उस परिस्थिति में रिलेशन में अगर गिफ्ट दिया जाता है, तो उस समय हम उसको रजिस्ट्री नहीं करके गिफ्ट में ही शो कर दिया जाता है कि मैंने ये चीज इनको गिफ्ट में दिया, और एक ये लिखा जाता है, वकालतनामा टाइप का लिखा जाता है उस पे कागज पे, और वो गिफ्ट कर देता है कि इतना 50 कोर्ट स्टाम्प पेपर पर, कोर्ट स्टाम्प, हाँ उसी तरह से कोर्ट स्टाम्प पेपर पर कि मैंने ये प्रॉपर्टी अपने, ये मेरी बेटी है चाहे ये है जो भी है, मैं इनको ये गिफ्ट में दे रहा हूं, और उसी का जो है टैक्स जो है सो वहां कोर्ट में जमा करना पड़ता है, उसी को हम लोग गिफ्ट टैक्स करते हैं। तब उसके बाद वो जो है कि फिर एंट्री अगला जो मोटेशन वगैरह करवाएंगे लोग, तो वो अपने नाम पर उसको कन्वर्ट करवा सकती है। अभी मेरे ही नाम पर था, मैंने गिफ्ट दे दिया तो एक कागज बन गई, तो उस कागज को हम दिखाते हुए, जिसको मिला है गिफ्ट, वो उसको दिखाते हुए अपने नाम पे चेंज करवा सकते हैं। समझी बात को? यस सर। कि नहीं समझी है? समझे सर। हेलो सर। हाँ बोलो सर अभी सर बताएं कि मॉर्गेज टैक्स में कि उसका अपना प्रॉपर्टी को बढ़ाकर लोन लिया जा सकता है किसी बैंक से, ठीक है? हाँ सर इसमें हाँ। किसी बैंक है, बैंक का स्टाफ भेजेगा ना कि उसका सही में एक्चुअल में उसका प्रॉपर्टी उतना का है कि नहीं? श्योर भेजेगा, रहता ही है। अगर बैंक में वैल्यूअर एम्प्लॉय होते हैं ना सर, बट सर आजकल देखा गया हाँ, है कि दो तीन सौ सर फ्रॉड थे, जैसे कि नीरव मोदी सब है, उन लोगों को कौन सी बेसिस पे दिया गया था सर? उन लोग तो सर फरार दिया गया। जैसे नीरव मोदी का हुआ कि नीरव मोदी का बहुत सारे, जैसे उसका एक सोने का कारोबार था, है ना? अच्छा। सोने का वो एसेट वगैरह, अपना टर्नओवर वगैरह सब दिखाया, है ना, कि बहुत सा टर्नओवर दिखाते रहता ना है, जो बैंक गारंटी और क्या क्या जो बनता है, बैंक परफॉर्मेंस, बैंक गारंटी, तो ये टर्नओवर वगैरह उन लोग कि मेरा इतना का कारोबार है, इतना करोड़ों का कारोबार है, और चूंकि इसमें नेताओं का भी संलिप्तता होगी, ऐसी बात नहीं होगी, नेताओं की भी संलिप्तता होगी, और उसने अपना कारोबार दिखाया कि मेरा इतना का एसेट वहां है, इतना का एसेट वहां है, इतना का है, उसी के आधार पर उसको दिया गया ना कि इतना का वैल्यूएशन का मेरा वहां प्रॉपर्टी है, इतना का वहां प्रॉपर्टी है। आज जो वापस करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, तो उसके जो प्रॉपर्टी है उसकी नीलाम की जा रही है, उनकी प्रॉपर्टी, और ये सोचा जा रहा है कि बैंक वाले उनकी प्रॉपर्टी, बट सर उसके नीलामी से भी सर फुलफिल नहीं हो रहा है जितना लोन दिया था वो। हाँ तो यही चीजें गलती हुई है ना, देखो यही चीजें गलती हुई है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से ये बहुत सारी चीजें जो होती है, अब जो सारे काम करने वाले इंसान है अगर वो बिक जाएंगे, है ना, तो स्वाभाविक है ना कि गलत तो होगा। अगर लोग बिक जाते हैं तो गलत होगा। जैसे तुम मान लो कहा, अभी हम थोड़ी देर पहले मैंने इसीलिए बताया कि अगर 6 लाख की प्रॉपर्टी है और बैंक का वैल्यूअर को मिला करके भी कि 10 रुपए हम आपको दे देंगे, है ना, क्योंकि उस मन में पहले ही से अगर पाप बना हुआ है कि हम पैसा बैंक को न लौटाएंगे, मेरा ये मकान
नीलाम हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन हम पैसा नहीं लौटाएंगे। अगर उस तरह का मन वो पहले से बना लेगा तो स्वाभाविक है कि 10,000 और 5,000 दे करके जो है वैसे लोगों को, करप्टेड लोगों को खरीद लेगा और उसका वैल्यूएशन बढ़ा लेगा। वो जान रहा है कि मैं अभी इतना दिन रहूंगा, उसके बाद धीरे धीरे मेरे को देना है, इसका लोन दूंगा। तो ऐसी स्थितियां आती है ना, वैल्यूएशन में ऐसी स्थितियां आती है। और इसीलिए बहुत लोग ये मान के चलो कि चारों तरफ हाहाकार है। अगर डीप अभी तो तुम लोग पढ़ रहे हो, अगर आओगे इस फील्ड में आओगे तो तुमको सही में लगने लगेगा कि सही बात है। खुद अगर नौकरी जॉब में आओगे तो तुमको लगेगा कि नहीं, ईमानदार बनना भी चाहोगे तो नहीं बन पाओगे। ऐसी स्थितियां आती है कि आपको साइन करना होगा। तो बहुत सी परिस्थितियां हैं, उसको मान के आपको चलना होगा। अब उसी में धीरे धीरे बदलेगा। जब हम लोग धीरे धीरे बदलेंगे तो बदलेगा ही, ऐसा बात नहीं है। गवर्नमेंट चाहेगी तो बदल सकती है, सब कुछ बदल सकता है। उसी आधार पर उसको दिया गया होगा नीरव मोदी वगैरह को, जो उसके एसेस वगैरह थे ना, जैसे सबका किया जा रहा है, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी कम पड़ रही है तो उसमें वैल्यूएशन ज्यादा आंक के दे दिया गया होगा। और आज स्थिति हो रही है कि वो छोड़ के भाग गया कि ठीक है, मेरा कब्जा करोगे तो करो, जो करना है करो, पैसा लेके चल दिया। ठीक है सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर, आगे बढ़े। हाँ, अब डेफिनेशन, चूंकि हमारा फिर क्लास है फोर्थ सेमेस्टर में। डिफिनीशन कॉस्ट का, कॉस्ट इज टोटल अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग लैंड। इट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी एंड डज नॉट चेंज। ये तीनों परिभाषा थोड़ा बढ़िया से समझ लेना। जो कॉस्ट होता है किसी भी चीज का, है ना, तो अगर कोई आप बिल्डिंग बनाते हो तो उसमें जितने पैसे लगे आपको और आपका जो लैंड का कॉस्ट है उसको मिला दो तो वो माना जाता है कि ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ लैंड। ये कभी नहीं बदलेगा। 4 साल बाद भी कहोगे तो तुम यही कहोगे कि हमको इतना पैसा लगा था। उस समय जो जमीन की कीमत इतनी थी और इतना हमारा उसको बनाने में लगा था, ये तो फिक्स हुआ कि इतना पैसा आपको इन्वेस्ट उसमें हो गया। कि मान लीजिए कि आपने 4 लाख में जमीन खरीदी और 11 लाख आपको मकान बनाने में लगे, तो 15 लाख तो उसका कॉस्ट हो गया। अब उसका वैल्यू क्या होगा, है ना। ये कोई जरूरी नहीं कि आप 15 लाख आप लगाएं तो उसका वैल्यू 15 लाख ही हो सकता है कि आपका मकान बनाते बनाते उधर ऐसी स्थितियां पैदा हो जाए कि उस जो 4 लाख की जमीन आपने खरीदी थी उसकी कीमत 10 लाख रुपए हो जाए। तो आपको वही मकान का जब कंप्लीट हो जाएगा तो उस समय उसकी कॉस्ट कितनी हुई, 4 लाख प्लस 11 लाख, 15 लाख। लेकिन अगर आप उसको सेल करते हो और प्रेजेंट उसका वैल्यू जो देखते हो कि क्या है, तो हो सकता है कोई आपको 20 लाख दे दे। उस समय तक उसका उस लोकेशन के अनुसार उसका वैल्यू बढ़ जाए। समझ रहे हो बात को, इस बात को कि नहीं? यस सर, समझ रहा हूं। नहीं समझ रहे हो ना कि आपका कॉस्ट कितना लगा, 4 लाख प्लस 11 लाख, 15 लाख। लेकिन वैल्यू क्या हो गया उसका, 20 लाख भी हो सकता है। तो कॉस्ट एक अलग चीज हुई और वैल्यू अलग चीज हुई। तो वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी इज द प्रेजेंट कॉस्ट, है ना। उस समय हो सकता है जमीन की कीमत वहां पे उस एरिया में 10 लाख रुपए पहुंच गई हो, तो वो हुआ प्रेजेंट कॉस्ट। वैल्यू के बारे में हमेशा ध्यान देना कि वो प्रेजेंट कॉस्ट होता है। और कॉस्ट को आप बता सकते हो कि प्रीवियस कॉस्ट इसका क्या था, आज का कॉस्ट क्या है। तो आज का कॉस्ट ही वैल्यू है। वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी द प्रेजेंट कॉस्ट विच मे बी कैलकुलेटेड by method of valuation. Value varies with time, demand and supply ratio. Value of property may not be same as its cost. कि जो वैल्यू है वो वेरी करता है टाइम पे, डिमांड पे, सप्लाई रेशियो पर कि कैसा आपका सप्लाई हो रहा है। तो ये चीजें ध्यान में देना कि कॉस्ट अलग चीज है और वैल्यू अलग चीज है।
दोनों में अंतर है, इस बात को साफ दिख रहा है ना, कि कॉस्ट चेंज नहीं करेगा, जो उसमें लागत आपकी लगी वो लगी, लेकिन वैल्यू उसका जो है कॉस्ट के बराबर नहीं होगा, वो चेंज कर सकता है, वो बढ़ भी सकता है, वो घट भी सकता है। जैसे आप थोड़ी देर पहले जब मैं बताया था कि जो आपने ठीक है कॉस्ट लिया कि 9 लाख रुपए आपने लगाया, लेकिन जब सरकार उसकी वैल्यू लगाई, जब आपको जमीन लेने लगी तो मात्र 3,30,000 रुपये दे रही है। तो आपका तो कॉस्ट उसमें 9 लाख लगा आपको लेने में, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो 3,30,000 की मात्र हो गई। हो सकता है कि अगर वो प्रोजेक्ट वहां से नहीं क्रॉस किया होता तो आप उस 9 लाख की जमीन को भी 18 लाख में ही बेचे होते, ऐसी भी स्थितियां हो सकती थी। तो वैल्यू एंड कॉस्ट इज डिफरेंट थिंग। प्राइस, एक प्राइस भी होता है। तो प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लस कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, कि जैसे अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर कोई स्ट्रक्चर बनाता है तो उसमें तो उसका कॉस्ट लगता है कि अगर उसने 4 लाख रुपए की जमीन खरीदी, 11 लाख रुपए उसे बनाने में लगे, उसका पैसा खुद का, तो 11 4 15, और वो अपना प्रॉफिट लेगा, तो वो मिला के उसको कहते हैं हम लोग, उसका तब प्राइस फिक्स करेगा उसका कि 15 लाख तो उसका कॉस्ट लगा, और वो उसका प्राइस फिक्स करेगा, हो सकता है 17 लाख रुपया, तो वो 2 लाख रुपया क्या हुआ, वो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट हुआ, उसको कहते हैं हम लोग प्राइस। कि जो उसका उसने दाम लगाया, कि उसकी लागत आई 15 लाख और 2 लाख कॉन्ट्रैक्टर अपना प्रॉफिट उसमें जोड़ा, तब उसका प्राइस उसने फिक्स किया 17 लाख। तो प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लस कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी चेंज विथ कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, है ना। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर 15 लाख कॉस्ट लगाता है, अगर 1 ही लाख लेना चाहता है, प्रॉफिट लेना चाहता है, तो उसकी प्राइस हो जाएगी 16 लाख। कोई 2 लाख लेना चाहता है प्रॉफिट, तो उसकी प्राइस हो जाएगी 17 लाख। तो ये जो है प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी चेंज विथ कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। कॉन्ट्रैक्टर के प्रॉफिट के अनुसार जो है किसी भी प्रॉपर्टी का प्राइस चेंज करता है। सर शायद इसीलिए किसी भी प्रोडक्ट पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा होता है, यही ना? हाँ, उससे ज्यादा नहीं ले सकता है। हाँ, रिटेल प्राइस यहाँ पर ये इंक्लूड इसलिए शायद किया जाता है। हाँ, तो ये सब चीजें हैं रिटेल। हाँ, जो प्राइस होता है माने उसमें जो लागत आया उसका प्रॉफिट लेकर के उसका जो प्राइस आया ये आया, उस पर अपना वो देता है। कॉस्ट उसका नहीं लिखा रहता है, प्राइस लिखा रहता है। सर प्राइस में तो लैंड कॉस्ट और प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट तीनों होगा ना? किसमें? प्राइस में ना। प्राइस में होगा लैंड का विद कंस्ट्रक्शन कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, ये तीनों मिला के तब ना उसका प्राइस फिक्स करेगा। हाँ यस सर। लैंड का कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, ये तीनों मिल करके ही प्राइस बनेंगे ना। और लैंड का कॉस्ट प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, वो कॉस्ट हो गया, उसका ओरिजिनल कॉस्ट हो गया, और प्राइस हो गया जब उसमें कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जोड़ दिए, वो प्राइस हो गया। और वैल्यू है वो वेरिएबल होगा, वो हो सकता है कि आपका कॉस्ट आपका प्राइस से जो आप अपना प्राइस लेना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो वो भी मिल सकता है, उसको भी वैल्यू कोई लगा सकता है। और हो सकता है ऐसा कि कॉन्ट्रैक्टर को लॉस चला जाए, कि जो प्रॉफिट न लेकर के कि जो उसका कॉस्ट है, कॉस्ट में भी उसको माइनस हो जाए, ऐसी भी स्थिति आती है ना। कि नहीं बोलता है लोग कि मेरा पूंजी भी नहीं निकला, बहुत से लोग बोलते हैं नहीं हमने जो इसमें कॉस्ट लाया था मेरा पूंजी भी नहीं निकला, डूब गए हम, चाहे हम बर्बाद हो गए। तो वो हो गया, क्या हुई, किसी वैल्यूएशन घट गई। सर तो कॉस्ट को हम लोग रेफरेंस जैसा लेकर के ऐसे बोल सकते हैं ना सर जी? हाँ सर कॉस्ट को अगर रेफरेंस ले सर, तो कॉस्ट को सर अगर रेफरेंस ले तो सर ऐसे बोल सकते हैं ना कि वैल्यू जो है सर कॉस्ट से नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, और लेकिन प्राइस जो है सर वो हमेशा कॉस्ट से ज्यादा ही होगा, वो कम नहीं हो सकता है सर। 100%। हाँ, प्राइस हमेशा जो है कॉस्ट से ग्रेटर होगा। अच्छा, वैल्यू कम हो सकता है कॉस्ट से। हाँ, वैल्यू कम हो सकता है।
लेकिन ठीक कोई है भी सर। कॉन्ट्रैक्टर उसमें पक्का है ना कि अपना तो उसमें लगाया ना उसने, अपना समय लगाया दिया अपना, तो कुछ तो बेनिफिट लेगा ना, तो प्राइस तो हमेशा कॉस्ट से ग्रेटर होगा। हाँ ठीक है सर। प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन कॉस्ट। चलो, करेक्टरिस्टिक ऑफ वैल्यू। Value depends upon supply and demands of property. The value of any property within a short period may be less or more, अभी जो बताया है ना कि बहुत कम समय में उसकी कीमत घट सकती है या बढ़ सकती है। जिसको हमने बताया ना कि एक प्रोजेक्ट जा रही थी, तो क्या हुआ, बेचारा उसने प्रॉपर्टी तो लिया 9 लाख रुपए में, कॉस्ट उसकी 9 लाख है, लेकिन एक प्रोजेक्ट क्रॉस कर रहा था, अब उसको 3,30,000 मिला। बहुत शॉर्ट पीरियड में जो है कि उसको बहुत लॉस चला गया, उसकी वैल्यू घट गई। अगर मान लो कोई प्रोजेक्ट नहीं जाता और सराउंडिंग में कोई बहुत बड़ा आईआईएम का वहां पर यूनिवर्सिटी बन जाता, आईआईएम बन जाता, आईआईटी बन जाता, तो क्या होता, उसकी वैल्यू काफी अधिक हो जाती। तो ये जो है कि वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी विद इन ए शॉर्ट पीरियड मे बी लेस और मोर। सेकंड, वैल्यू डिपेंड्स अपॉन property design, specification of material used and location। स्वाभाविक है कि अगर आपका डिजाइन बहुत सुंदर है, स्पेसिफिकेशन के अनुसार बनाया गया है और लोकेशन बहुत अच्छा है, तो उस पर बेटर उसका वैल्यू होगा। अगर इन सारे चीज गड़बड़ हैं तो आपका स्वाभाविक है कि उसका वैल्यूएशन खराब होगा। तो ये डिपेंड कर रहा है कि प्रॉपर्टी का डिजाइन कैसा है, स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल कैसा है और उसका लोकेशन कैसा है। ऐसे भी सोचो कि अगर रोड के पास कोई प्लॉट आपका है, तो अगर उसको दोनों तरफ रोड गए हुए हैं तो स्वाभाविक है कि सेम ही लोकेशन में, तो उसका वैल्यू ज्यादा होगा। अगर उसके एक तरफ रोड गए हुए हैं सेम लोकेशन में, तो उसकी वैल्यू कम होगी। तो वो डिपेंड करता है कि उसका कैसा डिजाइन है, कैसा स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल है और कैसा लोकेशन है, इन तीनों चीजों पर। वैल्यू डिपेंड with the purpose for which valuation is to be done, है ना। वैल्यू डिपेंड विथ द पर्पस फॉर विच वैल्यूएशन इज टू बी डन। हाँ, अब ये भी एक मायने का चीज है कि वैल्यू डिपेंड्स विद द पर्पस, है ना, कि आप जिसका वैल्यूएशन कर रहे हो, कि जैसे होता है ना कि अब कोई अगर मार्केट में कोई स्ट्रक्चर है, कोई बिल्डिंग है, तो अब ये डिपेंड करेगा कि आपका उसमें शोरूम खोल सकता है कि नहीं, कोई शॉप आप खोल सकते हैं कि नहीं। तो स्वाभाविक है कि वहां पर आपको सिर्फ स्ट्रक्चर का नहीं देखना होगा, वहां पर आपको ये देखना भी होगा कि ये जो बिल्डिंग है, यहाँ पे आप कपड़े की दुकान खोल सकते हैं, मॉल खोल सकते हैं या किराना स्टोर खोल सकते हैं, तो उस हिसाब से उसका वैल्यू भी बढ़ता घटता है कि नहीं, ये काम करने लायक है, जो पर्पस है, तो पर्पस के हिसाब से भी किसी भी स्ट्रक्चर का वैल्यू घटता बढ़ता है। अगर वो सिर्फ रहने के ख्याल से है कि नहीं यहाँ पर ऐसा नहीं खुल सकता है, तो उसका वैल्यू कम होगा। अगर वह उस हिसाब से उसका वैल्यूएशन है कि नहीं, इसमें कपड़े का दुकान भी बन सकता है, तो स्वाभाविक है कि उसमें उसका वैल्यू ज्यादा होगा। फोर्थ, वैल्यू डिपेंड्स अपॉन एज ऑफ प्रॉपर्टी एंड इट्स फिजिकल कंडीशन। ये तो स्वाभाविक है कि वैल्यू जो है सो अगर कम प्रॉपर्टी का एज कम है तो उसका वैल्यू ज्यादा होगा, और एज ज्यादा हो गया तो उसका वैल्यू कम जाएगा। और उसकी जो फिजिकल कंडीशन है, किस अवस्था में है, उस पर भी उसका हम लोग वैल्यू लगाते हैं। वैल्यू डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंट एंड फ्यूचर यूज ऑफ प्रॉपर्टी, है ना, कि अब जो है कि उस पर भी उसका वैल्यू लगता है कि इसका हम अभी, ठीक है, कोई भी मान लो कि लैंड है, तो आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी इसका क्या यूज है, नहीं, कोई काम का नहीं है। लेकिन आने वाले 10 सालों में पता चलेगा कि ये चीज जो है बहुत अच्छी चीज आएगी। इधर चूंकि हमारा एक सिटी बनना है, सिटी का निर्माण होना है, तो जो फ्यूचर यूज इसका, कि उस समय इसका जो है प्रॉपर्टी का हमारा यूज बहुत बेटर होगा, तो उस पर भी उसका वैल्यूएशन डिपेंड करता है।
अगर मान लो कि आज मान लो कि सारे शहर का विस्तार हो रहा है, जैसे झारखंड का हमने देखा कि बहुत दिनों से बात चल रही थी कि विधानसभा इस एरिया में बनेगा, इस एरिया में बनेगा, तो वो फ्यूचर उसका ये था कि बनेगा, तो उस हिसाब से उधर जमीन का वैल्यूएशन बढ़ते गया। और अगर प्रेजेंट जो स्थिति है उसकी कि नहीं इधर तो सिर्फ खेती बाड़ी के अलावा कुछ नहीं हो सकता है, तो प्रेजेंट जो स्थिति है तो उस हिसाब से उसका वैल्यूएशन होगा। तो ये प्रेजेंट और फ्यूचर पे भी डिपेंड करता है कि उसका यूज क्या हो सकता है प्रॉपर्टी का, उस आधार पर भी हम किसी भी स्ट्रक्चर का या लैंड का वैल्यूएशन लगा सकते हैं। फैक्टर इफेक्टिंग वैल्यूज, द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन, वैल्यू किस किस पर डिपेंड करता है? स्ट्रक्चर पर, लाइफ पर, जो हम सब बता ही चुके हैं, लोकेशन पर, मेंटेनेंस पर, लीगल कंट्रोल, एक लीगल कंट्रोल नया शब्द आया। तो लीगल कंट्रोल क्या होता है कि ये भी देखा जाता है कि जो प्रॉपर्टी, ऐसा तो नहीं है क्योंकि ये जमीन चाहिए, मकान जो ले रहे हैं, जिस व्यक्ति से मैं ले रहा हूं उसके लीगल कंट्रोल में है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि अब मान लीजिए कि जॉइंट फैमिली एक है, उसमें 4 भाई हैं, तो 4 भाई है तो सब शेयर होल्डर हैं चारों उस प्रॉपर्टी के। तो अब सिस्टम ऐसा है कि अगर वो कंबाइंड है तो कोई भी प्रॉपर्टी जब आप उनसे लेंगे तो उन चारों से साइन होना चाहिए। तो मान लीजिए कि उनके पास 4 बीघा जमीन है, तो 4 बीघा जमीन है और 4 भाई हैं, तो स्वाभाविक है कि उसके शेयर होल्डर एक एक बीघा के एक एक भाई हैं। अगर आप उसमें से एक व्यक्ति से 1 बीघा लिखवा लेते हैं तब उसका वो लीगल कंट्रोल में है कि 1 बीघा तक ही बेच सकता है, क्योंकि उसका शेयर में 1 बीघा ही पड़ेगा। अगर आप तीनों से नहीं भी लिखवा रहे हैं, एक से एक लिखवा रहे हैं, तो कल होकर के वो जमीन आपकी हो सकती है। लेकिन अगर एक व्यक्ति से आप 2 बीघा लिखवा लेते हैं तो वो लीगल कंट्रोल की बात नहीं है, वो अनलीगल हो गया, क्योंकि जब उसके हिसाब में 1 ही बीघा पड़ेगा तो 2 बीघा लिखने का कोई वो है नहीं। तो ये लीगल कंट्रोल देखना पड़ता है कि इसके अंडर में कितने जायदाद हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, उसी अनुसार से तब हम उसका जो है कि कर सकते हैं। अगर ऐसी कभी कभी ऐसी बातें आती है कि लोग कहता अच्छा छोड़ो हम समझ लेंगे कोर्ट से, है ना, तो कम वैल्यू पर वैसी अवस्था में, क्योंकि मैंने बताया कि अगर 1 बीघा भी जमीन है तो वो चारों भाइयों को लिखना होगा। अब अगर जो है कि नहीं लिखे, एक ही आदमी से लिखवा रहे हैं, तो वहां पर उस प्रॉपर्टी का वैल्यू कम करके, है ना, कि चलो हमको औने पौने में मिल रहा है, ये जमीन कम दाम में मिल रहा है, हम लिखवा लेते हैं, बाकी हम कोर्ट से लड़ देंगे। तो उस समय उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है कम गई, क्योंकि वो लीगल कंट्रोल में नहीं था, उसने कम पैसे में तो लिख दिया। लीगल कंट्रोल में उसका जमीन 2 बीघा जमीन नहीं था, 1 ही बीघा जमीन था। 1 बीघा के लिए वो लीगल कंट्रोल था, लेकिन अगर 2 बीघा जमीन उसने लिख दिया तो उसके लीगल कंट्रोल में नहीं था। अब वो लिख तो दिया, आपने लिखवा लिया, इसलिए लिखवा लिया कि आपको कम वैल्यू पर वो जमीन मिल रहा था, आपने इसलिए लिखवा लिया कि चलो हम बाद में समझ लेंगे, नहीं हुआ तो दूसरे वाले को भी परेशान करके कुछ पैसा दे करके हम वो उससे भी लिखवा लेंगे। तो यहां पर जो है कि लीगल कंट्रोल जो है सो किसी भी प्रॉपर्टी का वैल्यू को इफेक्ट करता है, क्योंकि अगर लीगल रूप में रहिएगा तो पैसा उसका लेगा, और अनलीगल तरीके से अगर आप उसका लेना चाहिए तो उसका वैल्यू कम जाएगा। बात को समझे कि नहीं आप लोग? समझ गए सर, समझ गए। हाँ, लीगल तरीका से लीजिएगा तो उसका वैल्यू ज्यादा होगा, और अनलीगल तरीका से लेकर के आप उसके वैल्यू को कम कर सकते हैं। डिमांड सप्लाई रेशियो, डिमांड सप्लाई रेशियो पहले जब बताया कि अगर ज्यादा डिमांड होगा तो उसका वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, डिमांड कम होगा तो उसका वैल्यू कम होगा। सप्लाई कोई चीज ज्यादा हो रहा है, कोई चीज प्रॉपर्टी आपका सप्लाई ज्यादा हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि उसका वैल्यू ज्यादा रहेगा।
अगर सप्लाई होना कम हो गया तो आपको उसका वैल्यू कम करके उसको सेल करना होगा। फैसिलिटीज एंड एमिनिटीज अवेलेबल लाइक वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, अगर आपको वहां पर वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, रोड वगैरह सारे फैसिलिटी मिल रहे हैं, है ना, मार्केट, सिनेमा हॉल, लाइब्रेरी, सब कुछ मिल रहे हैं, प्ले ग्राउंड, तो स्वाभाविक है कि उसका वैल्यू ज्यादा होगा। तो ये भी इफेक्ट करता है आपको वैल्यू को। इसके बाद इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के बारे में भी बताएंगे। इन्फ्लेशन प्रेजेंट एंड फ्यूचर यूज बताए ही, प्रेजेंट एंड फ्यूचर यूज के बारे में बता ही दिए। एक इन्फ्लेशन रह गया, उसको हम बता देंगे। सर इन्फ्लेशन वही सर बोल रहा है सर कि टाइम के अकॉर्डिंग जो वैल्यू में चेंजिंग आता है ना सर, टाइम के अकॉर्डिंग सर उसका जो वैल्यू में चेंजिंग आता है उसी के रेट को सर इन्फ्लेशन कहते हैं। ओह अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ। इन्फ्लेशन होता है, एक दूसरा शब्द होता है उसका, हमको लग रहा है कुछ छूट गया हमसे लिखने में, क्या वही दे रहा है ना। और समय के अनुसार उसका वैल्यू समय के अनुसार वैल्यू बढ़ता है जो है ना। अच्छा, तो इन्फ्लेशन तो इस समय के अनुसार उसका वैल्यू तो घटता है बढ़ता ही है ना, अकॉर्डिंग टू टाइम, कि समय के अनुसार किसी भी प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो घटता भी है या बढ़ता भी है। दोनों चीजें होगी कि नहीं होगी, बढ़ेगा भी और घटेगा भी, इससे सहमत होगी नहीं तो हाँ बढ़ भी सकता है। ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रक्चर अगर पुराना हो रहा है तो उसका वैल्यू हमेशा घटेगा ही, कि बढ़ भी सकता है, बताओ। डिपेंड करेगा सर, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा सर। मान लीजिए कि सर मार्केट उस एरिया में आ गया तब तो बढ़ेगा सर, और मान लीजिए सर कि उसका एजिंग कम गया और कुछ डेवलपमेंट उस एरिया में नहीं हुआ तब तो कम जाएगा सर। नहीं हुआ कम जाएगा, वही चीज कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि कोई भी प्रॉपर्टी का समय के अनुसार उसका वैल्यू घटेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है वो बढ़ भी जाए और हो सकता है वो घट भी जाए। अगर आपका जहां पर आपने जो स्ट्रक्चर तैयार किया है, जो बिल्डिंग आपने बनाया है, अगर सराउंडिंग एरिया पूरा डेवलप्ड हो गया तो आपका जो है कीमत प्रॉपर्टी का बढ़ गया। लेकिन जब आपने जो चीज आपने कहीं बनाया है वो डेवलप नहीं किया तो धीरे धीरे डिक्रीज कर जाएगा। तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर जो बता ही दिए, ये था फैक्टर इफेक्टिंग वैल्यू। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट, प्राइस एंड वैल्यू। तो कॉस्ट क्या हुआ कि कॉस्ट इज फिक्स्ड फॉर ए पार्टिकुलर प्रॉपर्टी। ये फिक्स होता है किसी पार्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए कि आपकी लागत कितनी उसमें लगी है, वही कॉस्ट कहलाता है। प्राइस वेरीज विथ परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, है ना। प्राइस क्या होता है कि उसमें जो है कि कॉस्ट प्लस परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, तो वो हो गया उसका प्राइस, कि कॉस्ट में जो है कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट जोड़ देंगे। और वैल्यू क्या हुआ कि वैल्यू वेरीज लाइफ टाइम ऑफ स्ट्रक्चर, वो आपका वेरीज करते रहेगा लाइफ टाइम ऑफ स्ट्रक्चर, घटते बढ़ते लास्ट में फिर घटने लगेगा, ऐसी भी स्थितियां हो सकती है, या बढ़ते ही जाएगा, ऐसी भी स्थितियां हो सकती है। तो ये लाइफ टाइम में जो है आपका वेरी करेगा। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज सेम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ सिटी, है ना। कॉस्ट क्या होता है कि अगर एक ही सिटी के डिफरेंट पार्ट में बना रहे हैं तो कॉस्ट करीब करीब सेम आ रहा है कंस्ट्रक्शन का, ना कि लैंड का। माने किसी कंस्ट्रक्शन का जो है कि आपका किसी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट जो है सो एक सिटी के डिफरेंट जोन में सेम ही आएंगे, क्योंकि वहां तो आपको सारे कुछ, चाहे आप एग्रीगेट ले रहे हो, सैंड ले रहे हो, लेबर है, करीब करीब से ही पड़ेगा, बहुत नॉमिनल अंतर पड़ेगा। लेकिन प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ सिटी डिपेंडिंग अपॉन डिमांड एंड सप्लाई।
लेकिन उसी मकान की कीमत आपको जो है कि अगर मान लीजिए कि मैंने बताया कि मार्केट में जब आप बनाएंगे उस मकान को तो उसकी कीमत काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर उसमें ज्यादा प्रॉफिट लेके बेच सकता है। अगर वो 3 जगह मकान बनाएगा कि एक आपके टावर के पास, एक बाईपास के पास, एक कुंदरी के पास, तो स्वाभाविक है कि वो टावर के पास वाला मकान में ज्यादा प्रॉफिट को ऐड कर सकता है। कॉस्ट जबकि सेम आएगा तीनों मकान बनाने में, लैंड का कॉस्ट अगर छोड़ दें तो जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है तीनों में सेम आएगा उसको, लेकिन वो आपको कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जो है सो जो बाजार का मकान होगा उसमें ज्यादा ऐड करेगा, इसलिए ज्यादा कीमत उसको मिल भी जाएगी क्योंकि उधर डिमांड ज्यादा है। और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ सिटी डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन ऑफ एरिया। स्वाभाविक है कि उसका वैल्यू भी वहां ज्यादा होगा। जब उससे प्रॉफिट जोड़ेगा तो उसका तो प्राइस तो बढ़ ही जाएगा, तो वैल्यू भी ऑलरेडी वहां ज्यादा होगा मार्केट में। वो डिपेंड करता है लोकेशन पर। और प्राइस में बल्कि एक चीज और जोड़ सकते हो, अगर एक ही पार्ट में भी मान लो कि अगर आपका 2 स्ट्रक्चर बिल्डिंग बनाया है कॉन्ट्रैक्टर, तो एक का अगर रोड दोनों तरफ है और एक बिल्डिंग का रोड एक ही तरफ है, तो उस परिस्थिति में भी उसका जो है प्रॉपर्टी का कॉस्ट बढ़ जाता है। वो क्या होता है कि उसकी डिमांड ज्यादा हो जाती है कि नहीं हमको कॉर्नर वाला मकान दे दीजिए, और जितने ज्यादा डिमांड बढ़ेंगे उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर जो है अपने प्रॉफिट को उसमें बढ़ा करके, नहीं हम ये मकान आपको मैं दूंगा तो मैं इतना लूंगा, क्योंकि वहां पे डिमांड बढ़ा हुआ है, उसके लिए ज्यादा लोग प्रयास कर रहे हैं। तो उस परिस्थिति में वैसे वैसे प्लॉट को या बिल्डिंग्स का कीमत वैल्यू ज्यादा हो जाते हैं। एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज लेस देन प्राइस, है ना, स्वाभाविक है। एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन प्राइस विल बी ग्रेटर देन कॉस्ट, है ना। प्राइस तो हमेशा कॉस्ट से ज्यादा होगा, तो हमेशा सोचने की चीज है। एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन वैल्यू में बी ग्रेटर और लेस देन द कॉस्ट एंड प्राइस। समझ रहे ना बात को, कि कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट है प्राइस के कॉस्ट से हमेशा कम होगा। कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट प्राइस से हमेशा कम होगा, और प्राइस जो है कॉस्ट से हमेशा अधिक होगा, इसलिए कि उसमें कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। लेकिन वैल्यू जो है कि कॉस्ट और प्राइस से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तीनों बात समझ रहे हो कि नहीं तुम लोग? समझ रहे हैं सर, है ना, तीनों चीज हो सकता है। इसके बाद इतना है, और कितना बज गया? 13:08 हो गया। इसको नहीं तो छोड़ दो, अगर टाइप्स ऑफ वैल्यू का है शुरू करेंगे ही, है ना, तो आज यहीं तक छोड़ देते हैं। इसका टाइप्स ऑफ वैल्यू शुरू करेंगे, स्क्रैप वैल्यू, सॉलिड वैल्यू, मार्केट बुक वैल्यू, इस सब का है, सबका एक एक करके लिखा हुआ है। तो आज यहीं तक रहने दो, चूंकि फिर मेरा सेकंड क्लास भी है। कल तुम लोग का क्लास नहीं है ना? कल भी है? हम लोग को पता ही नहीं है, तो फिर क्लास क्लास हो ही नहीं रहा है ना। कल बताते हैं, कल कौन दिन है? 2 टीचर तो वीडियोस अपलोड कर देते हैं, और बाकी हाँ, क्या हाँ। तो तबीयत ही खराब है। सौरभ जी का तबीयत खराब है, और इन सन्नी मैम को और लगता है कि इन लोग दोनों वीडियो ही लोड कर देते होंगे। रमून जी? यस सर, वीडियो अपलोड कर देते हैं। हाँ, वीडियो अपलोड कर देते हैं। गूगल मीट पर लगता है कोई नहीं पढ़ा रहे होंगे सर, कभी कभी सनी मैम पढ़ाते हैं। डाउट क्लास वगैरह लेती होंगी ना, डाउट वगैरह कर जो हाँ। में। रामून सर डाउट क्लास लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम पे सर। हाँ, अच्छा। अरे हम लोग को माइक्रोसॉफ्ट टीम तुमको और हार्ड लगने लगा थी, तो कैसे कैसे इसको हम कुछ सीखे भी हैं, कुछ कर भी लेते हैं। कल तुम लोग का है टर्म वर्क है ना।